हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रविंद्राज क्लासेस। आप सभी का रविंद्राज क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। देखो बेटा, हम जो है ना अब ऑप्टिक्स जो है ना यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। ऑप्टिक्स में हमारा इंटरफ्रेंस चल रहा है। इंटरफ्रेंस में हमने पिछली क्लास में आपको कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस स्टार्ट कराया था। जब दो वेव सुपर इम्पोज करती हैं तो सुपर इम्पोजिशन के बाद जो नई वेव बनती है उसका जो एम्पलीट्यूड है वो कितना होता है, वहां तक हमने करा दिया था। उससे आगे का हम डिस्कस करेंगे। देखो बेटा, जिन लोगों ने भी इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज इसको सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक भी करो, ताकि हमें भी लगे कि आप इसको जो है ना देख रहे हो, अच्छा लग रहा है आपको। आगे आगे आपको जो है ना बहुत अच्छी सी जो है ना इंफॉर्मेटिव चीजें मिलेंगी। देखिए, हम आगे डिस्कस करते हैं। हमने यहां तक करा दिया था कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो है ना वो होता है आपका a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। ठीक है, अगर a1 a2 की जगह पर a1 b1 है तब भी वो या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos फाई हो जाएगा। ठीक है ना, ये हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर दिया था। ये क्या है? एम्पलीट्यूड है रिजल्टेंट वेव का। देखो बेटा, अब आपको पता है कि इंटेंसिटी क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड होती है। एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये आर की इसको नंबर 1 इक्वेशन दे देते हैं हम। दिस इज नंबर 1। ठीक है ना, अब आर मैक्सिमम कब होगा? कब मैक्सिमम होगा बेटा? आर मैक्सिमम होगा जब आपको cos फाई की वैल्यू मैक्सिमम होगी। व्हेन cos फाई इज इक्वल टू +1 होगा। जब cos फाई +1 होगा तो इसका मतलब क्या है? फाई की वैल्यू कितनी आएगी आपकी? 0, 2 पाई, 4 पाई एटसेट्रा। यानी ये क्या हो जाएगा? इवन मल्टीपल ऑफ पाई हो गया कि नहीं हो गया? और फाई इज इक्वल टू 2n पाई लिख सकते हैं इसको। ठीक है ना, तो जब इतना हो जाएगा तो आर मैक्सिमम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देयरफॉर आर मैक्सिमम विल बी cos फाई आपका क्या हो गया? 1। तो ये आ जाएगा आपका a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। तो ये a1 प्लस a2 आ जाएगा। ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई। ठीक है बेटा, अब देखिए ये मैक्सिमम, इसका मतलब इंटेंसिटी जहां पर मैक्सिमम होगी वहां पर क्या होगा आपका? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो ये आ गया है फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होना चाहिए? फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स मस्ट बी एन, क्या होना चाहिए? इवन मल्टीपल ऑफ पाई होना चाहिए। ठीक है ना, अब देखिए फेज डिफरेंस आ गया। अब पार्ट डिफरेंस और फेज डिफरेंस में क्या रिलेशन होता है? देखिए बेटा, पार्ट डिफरेंस होता है लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। ये 11th में पढ़ाया जाता है, आपको अच्छे से याद कर लेना चाहिए इसको। ठीक है, तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा? लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू 2n पाई। तो क्या आ गया बेटा? 2 से 2, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो ये n लैम्डा आ गया। ठीक है ना, यानी जब पार्ट डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा होगा। अब इसको सिमेट्री के लिए क्या कर सकते हैं? सिमेट्री के लिए इसको करेंगे 2n इंटू लैम्डा बाई 2। तो कंडीशन क्या आ गई कि जब दो वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस इवन मल्टीपल ऑफ पाई हो या इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 हो,
तो वहां पर आपकी इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, यानी क्या होगा वहां पर, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहां पर। तो ये कंडीशन आ गई कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। क्या आ गई बेटा, ये कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, क्या नहीं चाहिए, पाथ डिफरेंस मस्ट बी even multiple of pi, or path difference must be even multiple of lambda by 2, और phase difference must be even multiple of pi। ठीक है ना। और यहाँ पर पाथ डिफरेंस को अगर मैं मान लीजिए डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, जनरली इसको डेल्टा एक्स लिख लेते हैं और इसको डेल्टा फाई लिख लेते हैं। ठीक है ना बेटे। तो डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा, 2n अपॉन लैम्डा बाई 2, यानी इवन मल्टीपल ऑफ ये हो गया आपका पाई और ये हो गया लैम्डा बाई 2। तो वहां पर आपको क्या मिल जाएगा, आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल जाएगा। ठीक है बेटा, ये कंडीशन आ गई। अब आप आगे देखिए, कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है ना बेटा, क्या होनी चाहिए। अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पर क्या होता है आपका, इंटेंसिटी मिनिमम होती है, तो आर मिनिमम। आर मिनिमम कब होगा, फॉर आर मिनिमम। आर मिनिमम के लिए क्या होना चाहिए आपका, कॉस फाई की वैल्यू -1 होनी चाहिए। दैट इज फाई क्या होना चाहिए आपका, पाई, 3 पाई, 5 पाई एटसेट्रा, यानी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हो गया। क्या हो गया बेटा, ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। ठीक है ना बेटे, इसको लिख लेंगे, और फाई इज इक्वल टू 2n-1 पाई लिखेंगे। तो यहाँ अगर 2n-1 लिखेंगे तो वेयर n की वैल्यू कहां से स्टार्ट होती है आपकी, 1 2 3 एटसेट्रा। अगर 2n+1 लिखेंगे तो 0 से स्टार्ट कर देंगे। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो पाथ डिफरेंस कितना आ जाएगा बेटा, पाथ डिफरेंस हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू 2n-1 इंटू पाई। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया बेटा, 2n-1 लैम्डा बाई 2। तो इवन वहां पर क्या था आपका, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आ जाएगा ऑड मल्टीपल, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या रहा था आपका, इवन मल्टीपल। आपको ये कंडीशन अच्छे से पता लग गई कि इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव कहां पर होगा, जहां पर दो वेव्स जो सुपर इम्पोज कर रही हैं उनके बीच में अगर फेज डिफरेंस जो होगा वो इवन मल्टीपल ऑफ पाई हो, या पाथ डिफरेंस इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 हो। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा जहां पर जिन सुपर इम्पोजिंग वेव्स के बीच में जब पाथ डिफरेंस आपका क्या होगा, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, और फेज डिफरेंस क्या होगा आपका, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। क्लियर है, ये कंडीशन हमें आपको पता लग गई। अब देखिए, जो हमने YDS कराया था, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कराया था, अब उस YDS में क्या था, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बोलते हैं उसको। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की थ्योरी डिस्कस करते हैं हम, YDS की थ्योरी क्या है। ठीक है ना, ये YDS देखिए भाई क्या थ्योरी हो जाएगी। यहां पर देखिए, ये आपकी दो स्लेटें हो गई, S1 और S2। ठीक है ना बेटा, ये मान लीजिए यहां पर एक स्क्रीन है। अब स्क्रीन है तो ये यहां से जो है ना, ये डॉट डॉट, ये डॉट डॉट डॉट, ये थोड़ा, अब देखिए यहां से एक जो है ना वेव जाएगी, वो यहां पर है, इस पॉइंट को P मान लेंगे, और एक यहां से जाएगी आपकी, ये यहां पर मिल गई। ठीक है ना, ये मिल गई इस जगह पे। क्लियर है, ये ऐसे जा रही है और ये ऐसे जा रही है। अब मेरा ख्याल है समझ में आ गया होगा आपका। देखिए बेटा, अब हमें यहां से क्या है कि इनके बीच में पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो जो पॉइंट P पॉइंट पर जो वेव पहुंच रही है यहां से, ये स्लेट है S1 और S2, यहां पर आपका कहीं यहां पर क्या होगा, ये जो है ना वो सोर्स होगा जो यहां पर रखा हुआ है पॉइंट सोर्स, वो यहाँ की डिस्टेंस बता चुके हैं। यहां से यहां तक की डिस्टेंस मान लीजिए क्या है, कैपिटल D है। ठीक है, गॉट इट।
और सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स कितना है, ये स्मॉल डी है। ये आपके समझ में आ गया। अब हमें पार्ट डिफरेंस देखना है। तो यहां से पार्ट डिफरेंस कितना नजर आ रहा है, पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा बेटा, डेल्टा एक्स मान लीजिए। तो डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा, देखिए पी तक पहुंचने में यहां से जो वेव चलेगी वो S1P और ये S2P, तो किसके बराबर हो जाएगा, ये S2P माइनस S1P के। अब देखिए बेटा यहां से जो है ना हम इस पर क्या है, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं। ये परपेंडिकुलर कर दिया, यहाँ इस पॉइंट को नाम M दे दिया, तो S2M के बराबर हो जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा, S2M। यही तो पार्ट डिफरेंस हो गया। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो सिंपल है कैलकुलेट करना। कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले पहले आप क्या निकालेंगे, देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दी है। अब देखिए यहाँ से ये जो है ना यहाँ पर डाल दिया, तो ये dy2 और ये भी dy2, ठीक है ना। अब यहाँ से यहाँ तक की जो है ना हम ये निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये मान लीजिए सेंट्रल पॉइंट से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, y है, कितनी है बेटा, y। तो ये कितनी रह जाएगी, ये y माइनस dy2 रह जाएगी। और जो यहाँ से आएगी वो कितनी हो जाएगी, वो y प्लस dy2 हो जाएगी। ये कितनी हो जाएगी, y प्लस dy2। ये समझ में आ गया होगा ना। यानी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको, इस पॉइंट का नाम क्या कर देंगे, O डाल दिए, तो ठीक है ना बेटा। तो और यहाँ पर ये मिड पॉइंट था, इसका नाम कुछ भी डाल दीजिए। क्या डाल देते हैं, से मैंने M तो यहाँ पर डाल दिया है, तो यहाँ से E डाल देंगे इसको, ठीक है ना। और इसको O डैश डाल देंगे, या इसको O लिख लीजिए, ओके। इस मिड पॉइंट को O कर देते हैं, ठीक है ना बेटा। ये O हो गया। इसको आप जो है ना इसका नामकरण करके कुछ और कर देंगे। इसको क्या करेंगे आप, इसका नामकरण कर दीजिए E और F लिख लीजिए, ठीक है ना। इसको E लिख दिया और इसको F लिख दिया, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ पर मैं सारी जो है ना यहाँ पर मेजरमेंट लिख देता हूँ। OP कितना है आपका, Y, लेट OP इज इक्वल टू Y। तो आपका यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका EP की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y माइनस dy2, एंड FP कितना हो जाएगा बेटा, y प्लस dy2, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए जरा यहाँ पर ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल चूज करेंगे हम, ये वाला, यहाँ से समझ में आ रहा है ना, ये S1EP, इसका नाम E है, गॉट इट। नाउ फ्रॉम ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल S1EP, तो S1P का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटे, ये हो जाएगा S1E का स्क्वायर प्लस EP का स्क्वायर। सिंपल हो गया ना। अब हम आगे देखते हैं, ये कितना है S1E, D के बराबर है, स्क्रीन की स्लिट से डिस्टेंस। तो यहाँ पर हो जाएगा और S1P इज इक्वल टू D स्क्वायर, इसका स्क्वायर लिख दिया, ठीक है ना बेटा, प्लस y माइनस dy2 का स्क्वायर, गॉट इट। समझ में आ गया होगा अच्छे से। यहाँ से क्या है बेटा, डी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 प्लस वाई माइनस dy2 का स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है ना बेटे, क्लियर है। तो अब यहाँ से कितना आ जाएगा, और S1P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका स्क्वायर रूट ले लिया, प्लस माइनस आता है लेकिन हम डिस्टेंस है इसलिए प्लस ही ले रहे हैं, ध्यान रखना है आपको ये। और यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटे, ये 1 प्लस y माइनस dy2 का स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, दिस होल रेज टू द पावर हाफ। बाइनोमियल एक्सपेंशन से इसको एक्सपेंड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, डी। बाइनोमियल में क्या होता है बेटा, जो पावर होती है ना ये यहाँ पर आ जाती है। बाइनोमियल जिनके पास मैथ्स नहीं है वो समझ लीजिए, ये 1 प्लस एक्स पे पावर n का एक्सपेंशन कुछ इस तरीके से चलता है। ये पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए है, और फॉर एनी इंडेक्स अगर n कुछ भी है तो यहाँ पर ये लिख लेते हैं इसको, 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन सो ऑन।
अब जब ये टर्म बहुत छोटी होती है ना, अब देखो बेटा y माइनस डी वाई टू और d, तो d बहुत बड़ा है y माइनस डी वाई टू के कंपेरिजन में, तो x की वैल्यू छोटी होगी, तो ये टर्में क्या होंगी, ये टर्में जो है ना निग्लेक्ट कर दी जाएंगी। तो पहली टर्म ही लिखेंगे 1 प्लस एन एक्स, एन कितना था हाफ, तो यहाँ पर हाफ आ गया y माइनस डी वाई टू का स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, गॉट इट, ये आ गया। अब इसको खोल दीजिए, खोलने पर क्या आ जाएगा बेटा d प्लस एक d से d कैंसिल हो जाएगी, तो ऊपर बचेगा y माइनस डी वाई टू का स्क्वायर अपॉन 2d, ठीक है भाई, ये S1P आ गया। अब ऐसे ही सिमिलरली S2P कितना हो जाएगा बेटा, S2P की वैल्यू हो जाएगी d प्लस यहां पर हो जाएगा y प्लस डी वाई टू का स्क्वायर अपॉन 2d। भाई नीचे इतना ही तो फर्क आएगा इन दोनों में, तो देयरफॉर पार्ट डिफरेंस डेल्टा x कितना हो जाएगा, जो कि S2M के बराबर है, यहां से कितना है S2P माइनस S1P। मैंने इसलिए लिख दिया है सबके, आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब हम इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जरा यहीं पर देख लीजिए अच्छे बच्चे, ये माइनस साइन डाल दिया, ये डाल दिया, ये डाल दिया, तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो मैं इसको नेक्स्ट पेज पर लिख देता हूं, 1/2d कॉमन आ जाएगा और बाकी चीजें यहां पर आ जाएंगी, और डेल्टा एक्स ये हो जाएगा 1/2d कॉमन आ गया, कितना बचा बेटा, देखो बेटे हमें S2P माइनस 1 करना था ना, तो ये माइनस साइन दे देगा, क्योंकि ये इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया है, तो हमें इसमें से उल्टा करना पड़ेगा, यानी S1P को करना था माइनस, गॉट इट। तो कहीं कंफ्यूजन हो जाओगे सर ये क्या कर दिया, यानी यहां पर माइनस साइन लगाना होगा, कहां पर माइनस साइन लगाना होगा, यहां पर लगाना होगा, ये समझ में आ गया ना। तो इसमें से इसको कर देंगे, क्योंकि यहां लिख दिया है मैंने S2P, ठीक है। हाँ, तो 1 ये आ जाएगा y प्लस डी वाई टू का y प्लस डी वाई टू का स्क्वायर माइनस y माइनस डी वाई टू का स्क्वायर, समझ में आ गया, बहुत अच्छे। 1/2d, देखिए बेटे खोल लीजिए इसको, ये वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई डी माइनस वाई स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4, और ये माइनस माइनस प्लस वाई डी, ठीक है ना, ये सब कैंसिल हो गए, तो ये कितना बचा, और डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स 1/2d इंटू 2y d बचा कि नहीं बचा, यानी ये वाई डी अपॉन कैपिटल डी, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। यानी वाई डी एस में जो हम डिस्कस कर रहे हैं, वो जो दोनों स्लिट से जाने वाली वेव है उनके बीच में पार्ट डिफरेंस कितना, डेल्टा एक्स, तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, वाई डी अपॉन कैपिटल डी आती है, ठीक है ना। बस यही आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, कई बार पूछा जाता है। अब हम यहाँ पर निकालेंगे कि आपको कहां कहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा या ब्राइट फ्रिंज मिलेगा, तो ये इसको लिखेंगे कंडीशन फॉर, या ब्राइट फ्रिंज लिख दिया इसको, या ब्राइट फ्रिंजेस, जहां पर आपका क्या मिलता है, जहां पर आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है वहां पर जो फ्रिंज बनती है, पैटर्न जो होता है ना उसमें डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस बनती है, तो ब्राइट फ्रिंज की जो कंडीशन आएगी वो क्या हो जाएगी, भाई क्या पढ़ा था हमने कंस्ट्रक्टिव के लिए, पार्ट डिफरेंस मस्ट बी क्या होना चाहिए, पार्ट डिफरेंस इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 पढ़ा था ना। तो देयरफॉर पार्ट डिफरेंस कितना था यहाँ पर, वाई डी, वाई डी अपॉन कैपिटल डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, एन लेमडा आ गई, समझ में आ गया ना। देखिए बेटे अब हम चूंकि एनएच फ्रिंज की बात कर रहे हैं तो इसको वाई एन लिख लीजिए, यानी पोजीशन ऑफ एनएच वाइट फ्रिंज आ जाएगा, समझ में आ रहा, कुछ नहीं है, सिर्फ हमने एक सफिक्स डाल दिया वाई एन, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी एन डी लेमडा अपॉन स्मॉल डी। यानी यहां से आपको पता लग गया कि कहां कहां पर आपको ब्राइट फ्रिंजेस मिलेंगी। तो देखिए पहला एन सेंटर स्पॉट ही आपका जो है ना ब्राइट फ्रिंज होगा, क्योंकि एन जीरो, फिर डी लेमडा अपॉन डी पर, तो यहां पर हम लिखेंगे पोजीशंस ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस। ब्राइट फ्रिंजेस कहां पर मिलेंगी आपको, देखिए बेटा पहले तो आपके कहां मिलेगी, सेंटर स्पॉट पर,
फिर उसके बाद 1 डालेंगे तो डी लैम्डा अपॉन डी पर, फिर डालेंगे तो 2 डी लैम्डा अपॉन डी पर, फिर आगे 3 डी लैम्डा। ये कहां से डिस्टेंस आ रही है आपकी? सेंट्रल पॉइंट से डिस्टेंस आ रही है, समझ में आ रहा ना, एटसेट्रा। यानी हार जो है ना ब्राइट फ्रिंज डी लैम्डा अपॉन डी डिस्टेंस पर मिलेगी। मैं आपको समझा देता हूं अच्छे से। जो पीछे की जो हमने वाईडीएस डिस्कस किया ना, तो वहां सेंट्रल स्पॉट था, और उसके बाद की जो ब्राइट ऑल्टरनेट डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस मिल रही थी ना, तो सेंट्रल स्पॉट के बाद जो पहली ब्राइट फ्रिंज मिलेगी यानी डार्क के बाद मिलेगी, उसकी डिस्टेंस कितनी होगी? वाई डी अपॉन जो मैंने अभी आपको बताया है स्मॉल डी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो उसकी पोजीशन होगी डी लैम्डा अपॉन डी डिस्टेंस पर मिलेगी। वाई डी नहीं, डी लैम्डा अपॉन डी डिस्टेंस पर। फिर नेक्स्ट उससे डी लैम्डा अपॉन डी डिस्टेंस पर, यानी सेंट्रल पॉइंट से देखेंगे तो वाइट, फिर डी लैम्डा अपॉन डी पर, फिर वहां से 2 डी लैम्डा अपॉन डी पर, फिर 3 डी लैम्डा अपॉन डी पर आपको क्या मिलती जाएंगी? ब्राइट फ्रिंजेस मिलती जाएंगी। ठीक है बेटे, अब देखिए, अब हमें क्या निकालेंगे? कंडीशन फॉर डार्क फ्रिंजेस। कंडीशन फॉर डार्क का मतलब क्या है? डार्क का मतलब है आपका डिस्ट्रिक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है ना। कंडीशन फॉर डार्क फ्रिंजेस, तो वहां पर क्या होता है? पार्ट डिफरेंस क्या होता है आपका? ऑड मल्टीपल आता है बेटा, 2n-1 लैम्डा बाई 2, और वाई एन डी अपॉन कैपिटल डी की वैल्यू 2n-1 लैम्डा बाई 2, ठीक है ना बेटा। और वाई एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2n-1 डी लैम्डा अपॉन स्मॉल 2 डी। तो ये पोजीशन कहां पर आएगी? n इज इक्वल टू क्या डालेंगे आप? 1 2 3 एटसेट्रा डालेंगे, ठीक है। वहां पर n क्या डालना था आपको? 0 से स्टार्ट करना था, ठीक है ना। वहां पर कहां पर करना था? यहां पर वेयर n इज इक्वल टू 0 1 2 एटसेट्रा, ठीक है। अब देखिए, तो पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंजेस कहां पर आएंगी? देयरफॉर पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंजेस, डार्क फ्रिंजेस। देखिए बेटा, पहली डार्क फ्रिंज कहां मिलेगी? पहली डार्क फ्रिंज मिलेगी, एन की वैल्यू को 1 डालेंगे तो कहां पर मिलेगी? डी लैम्डा अपॉन 2 डी। फिर अगली कहां पर मिलेगी बेटा? 3 डी लैम्डा अपॉन 2 डी। फिर अगली कहां पर मिलेगी? 5 डी लैम्डा अपॉन 2 डी। वैल्यू डालते चले जाइए। अब देखिए, हमने वाईडीएस में कहा था कि सेंटर स्पॉट ब्राइट, उसके बाद ऑल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस मिलती हैं। तो यहां से इसको मैथमेटिकली प्रूव कर दिया हमने। देखिए कैसे। आपको सेंटर स्पॉट पर कहां पर मिली? आपको पहली 0, अगली ब्राइट फ्रिंज डी लैम्डा अपॉन डी। इसके बीच में कहां आता है? डी लैम्डा अपॉन 2 डी, दोनों के बीच में आएगा ना। तो दो ब्राइट के बीच में क्या मिल गया आपको? एक डार्क। फिर अगली दो ब्राइट है, इसके बीच में 3 डी लैम्डा अपॉन 2 डी आएगा, फिर दूसरी डार्क मिल गई। अब यहां पर देख लीजिए, ये दो डार्क हैं, तो डी लैम्डा अपॉन 2 डी, 3 डी लैम्डा अपॉन 2 डी। इसके बीच में क्या आ जाएगा आपका? इसके बीच में डी लैम्डा अपॉन डी आ जाएगा। आ जाएगा ना, सब्ट्रैक्ट करके देख लो। तो इसका मतलब है कि दो ब्राइट के बीच में एक डार्क और दो डार्क के बीच में एक ब्राइट, यानी ऑल्टरनेट आपको डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस ऑब्टेन हो रही है। ये मैथमेटिकली प्रूव हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, ये हमने आपको ये अच्छे से डिस्कस कर दिया, कंडीशन बता दी, पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट कर दिया कितना होता है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है वो सब आपको अच्छे से आने चाहिए। आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? अच्छा, अब देखिए क्या है कि यहां पर हम निकालेंगे फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला निकालेंगे। फ्रिंज विड्थ क्या होती है, ठीक है ना बेटा। फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ होती है आपकी सेपरेशन बिटवीन एनी टू कंजिक्यूटिव डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस। एनी टू कंजिक्यूटिव डार्क और ब्राइट फ्रिंज, फ्रिंज विड्थ को बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है? सेपरेशन बिटवीन एनी टू ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस, ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस, ठीक है ना। अब यहां से पता ही है सेपरेशन कितना आ रहा है, तो बीटा की वैल्यू इन जनरल लिखना चाहेंगे तो वाई एन प्लस 1 माइनस वाई एन हो जाएगी ना, जिसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? डी लैम्डा अपॉन डी आ जाएगी। तो फ्रिंज विड्थ किन किन चीजों पर डिपेंड कर रही है? यहां से आपको डी लैम्डा अपॉन डी आ गई फ्रिंज विड्थ, ठीक है ना।
ठीक है बेटे, किन किन चीजों पर डिपेंड कर रही है फ्रिंज विड्थ? देखो, फ्रिंज विड्थ जो है ना, सेपरेशन ऑफ द स्क्रीन या डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द स्लिट्स, वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड कर रही है, और सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स के ऊपर डिपेंड कर रही है फ्रिंज विड्थ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। अभी क्वेश्चंस के लिए तो हम अगली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें बहुत कुछ बताएंगे, रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी वगैरह के बारे में बताएंगे। फिर जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं इंटरफेरेंस पे, उस सब के बारे में हम सब कुछ अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए बेटा, ये तो फ्रिंज विड्थ हमने बात कर दी आपको। अगर मान लीजिए कोई मीडियम है वहां पर, तो इन्हें मीडियम क्या होता है, आपकी वेवलेंथ चेंज हो जाएगी। तो लैम्डा क्या हो जाएगा, लैम्डा इन मीडियम हो जाएगा लैम्डा अपॉन म्यू, मैंने बताया था। तो फ्रिंज विड्थ मीडियम में निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, डी लैम्डा अपॉन म्यू आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, अपॉन स्मॉल डी, ठीक है ना। डी लैम्डा अपॉन डी आ रही थी ना, तो यहां पर आ जाएगी। तो यहां से क्या पता लग गया, ये हो गया बेटा 1 अपॉन म्यू टाइम्स डी लैम्डा अपॉन डी, और ये हो जाएगा 1 अपॉन म्यू टाइम्स बीटा। अब बीटा इन ईयर मान लीजिए, क्योंकि यहां पर तो ऑब्वियस सी बात है, मीडियम की बात कर ली है कि नहीं कर ली हमने। तो यानी जो मीडियम में फ्रिंज विड्थ आएगी वो कितनी टाइम्स हो जाएगी, 1 अपॉन म्यू टाइम्स हो जाएगी। समझ में आ गया। और म्यू की वैल्यू क्या होती है, जनरली ज्यादा होती है। जब म्यू की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है, म्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होता है, वैक्यूम के लिए हम 1 मान लेते हैं। तो यानी एयर से जब किसी मीडियम में जाएंगे ना, तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, फ्रिंज विड्थ डिक्रीज कर जाएगी। इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं आपके, तो आपको कोई दिक्कत ना हो इसलिए मैंने ये यहाँ पर अच्छे से डिस्कस कर दिया है। ठीक है ना बेटे, क्लियर है? मैं समझता हूं आपके बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ये कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, ये मैंने साथ के साथ डिस्कस कर दिया आपको, यहाँ पर मुझे लगा कि इसको आपके साथ डिस्कस कर देना चाहिए। ये हमने पूरा डिस्कस कर दिया YDS के बारे में। अब देखिए बेटे, ये जो है ना, कंडीशन फॉर डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस भी हमने डिस्कस कर दिया है आपको। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि देख लीजिए। अब यहां से इसी चीज को हम जरा आगे डिस्कस करना चाहेंगे, जहां मैंने मतलब फर्स्ट जो स्टार्ट किया था वहां से उसको जरा समझ लीजिए क्या है। हमने आपको बताया था कि जब दो वेव सुपर इम्पोज कर रही हैं, तो सुपर इम्पोजिशन के बाद क्या होता है कि जो रिजल्टेंट वेव का आ जाता है ना एम्पलीट्यूड, वो क्या होता है, रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड होता है ना, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जिसको बोलते हैं, तो हम वहां से उसको बताते हैं, वी नो दैट फॉर कोहेरेंट सोर्सेस। ये अच्छे से समझ लीजिए आप, फॉर कोहेरेंट सोर्सेज, जब आपकी जब दो वेव्स जो है ना मिलती हैं और जिनके एम्पलीट्यूड कैसे दिए जा रहे हैं, y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी और y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये हमने बताया था ना। तो यहाँ पर हमने रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या बता दिया था, ये बता दिया था आपका a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 cos फाइव, ये बताया था ना बेटा। ठीक है, और इससे आगे हमने डिस्कस कर दिया था कहां पर कंस्ट्रक्टिव कहां पर डिस्ट्रक्टिव होगा। अब एक चीज समझ लियो, इंटेंसिटी की बात मैंने बताई थी ना, तो यहां पर हमने इसको और करके लिखेंगे, और आर स्क्वायर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 cos फाइव। गॉट इट? देखिए बेटा, आप जानते हैं कि इंटेंसिटी क्या होती है, तो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रपोज। अब इसको हमने k से मल्टीप्लाई कर दिया, तो के आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a1 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस के a1 a2 cos फाइव हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, इसको I1 लिखेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a1 स्क्वायर, I2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a2 स्क्वायर। गॉट इट? तो इन सब में k आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? जब k आ जाएगा तो क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पर, अब लिखेंगे और आई स्क्वायर, ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी है, ठीक है ना। आई स्क्वायर नहीं, आई लिखिए इसको सीधा, रिजल्टेंट इंटेंसिटी है। तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, ये हो गया I1 और ये हो गया I2। अब इसको हमने क्या कर दिया, यहां पर हमने दो में डिवाइड कर दिया इसको, के R1 था, तो ये इसको क्या रूट के A1, तो रूट के A1 यानी इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी,
प्लस ट्वाइस स्क्वायर रूट ऑफ I1 I2 cos फाइव। मेरा ख्याल है अच्छे से समझ में आ गया होगा आपके में, आ गया ना। तो ये जो है ना क्या हो गया बेटा, और ब्रैकेट में डाल दीजिए I1 प्लस I2 प्लस ट्वाइस स्क्वायर रूट ऑफ I1 I2 cos फाइव। जब दो वेव सुपर इम्पोज करेंगी यानी और इंटरफ्रेंस होगा, इंटरफ्रेंस का मतलब समझ में आ गया होगा ना आपका। कंडीशन क्या होती है, सोर्सेस कोहेरेंट होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, कोहेरेंट सोर्सेज होने चाहिए। तो ये आपकी चीज यहाँ से आपको इतनी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, ठीक है ना। इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। अब देखिए क्लियर है, अभी आपको समझ में आएगा क्या होगा क्लियर। बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात आ रही है। फॉर नॉन कोहेरेंट सोर्सेस, फॉर नॉन कोहेरेंट सोर्सेज, नॉन कोहेरेंट सोर्सेज के लिए क्या होगा बेटा, अब फाइव वेरी करेगा तो कॉस फाइव की एवरेज वैल्यू आई लेनी पड़ेगी, वो जीरो हो जाएगी। जब जीरो हो जाएगी तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I1 प्लस I2। समझ में आ गया ना, ये भी लिख दिया हमने। अब जरा और देख लीजिए, देखिए आई मैक्सिमम कितनी होगी नाउ, आई मैक्सिमम क्या होगा बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर मैक्सिमम स्क्वायर होगा। आई मिनिमम कितना होगा बेटा, आई मिनिमम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर मिनिमम स्क्वायर होगा, ठीक है ना। क्लियर है। अब इन दोनों का रेशियो निकाल लीजिए, निकाल लीजिए कितना आ जाएगा, तो आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम कितना हो जाएगा बेटा, A1 प्लस A2 का, समझ में आ गया ना, A1 प्लस A2 का स्क्वायर अपॉन, क्योंकि ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो दोनों जगह जो भी आएगा वो कैंसिल हो जाएगा, A1 डिफरेंस A2 का, क्योंकि जो भी बड़ा होगा उसको लिख लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका ये। लेकिन आई मैक्सिमम आई मिनिमम का रेशियो कब होगा, जब आपका इंटरफेरेंस हो जाएगा। यही ध्यान रखने वाली बात है, बस यही ध्यान नहीं रहती है, और सब कहीं पर भी नहीं लगा सकते। इंटरफेरेंस हुआ नहीं है तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। समझ में आ रही है बात, तो ये इंटरफेरेंस जब हो गया है तो फॉर्मूला आपका लग जाएगा। अदरवाइज यहां पर लिखता हूं मैं, क्यों ज्यादा आगे न बढ़ा करके इसको, I1 अपॉन I2 का जो रेशियो निकालेंगे वो कितना हो जाएगा बेटा, A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर, ठीक है ना। इसमें एक और चीज हम यूज करेंगे कि जो इंटेंसिटी है ना वो स्लिट्स की विड्थ के जो विड्थ का रेशियो होता है ना उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, एंड करके, एंड I1 I2 इज ऑल्सो इक्वल टू W1 अपॉन W2, यानी रेशियो ऑफ द विड्थ ऑफ द स्लिट्स, ये आता है। इसके ऊपर आप बहुत सारे क्वेश्चंस जो है ना आपके आएंगे, जिन्हें हम अगली क्लास में आपके साथ डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं, यहीं एंड करते हैं इसका। उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, क्योंकि ये बोर्ड नहीं आपके एंट्रेंस लेवल के हिसाब से बता दिया मैंने, क्योंकि क्वेश्चन भी कराएंगे हम इस पे, ठीक है, दोनों लेवल के कराएंगे हम। पहले अभी बोर्ड को फोकस कर रहे हैं तो बोर्ड के लेवल के कराएंगे, उसमें बीच बीच में कुछ कुछ एंट्रेंस के भी हो जाएंगे। फिर हम एक जो है ना बिल्कुल इसके ऊपर देंगे लेक्चर, जो है वो सिर्फ और सिर्फ एंट्रेंस के लिए आएगा। तो ठीक है बेटा, अब मेरे आपसे यही कहना है कि आप इसको देखिए अच्छे से और समझिए, और घर पे थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चंस निकालने की कोशिश करो। अगर कहीं दिक्कत आती है तो आप कमेंट में लिखिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व की जाए। लेकिन उससे पहले जरूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जो है ना ये पहुंच सके। अभी किसी ने कमेंट किया था मुझे कि सर आप BSc पढ़ा दीजिए फिजिक्स, तो देखो बेटा हम उस पर भी आगे जो है ना करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हमारा मेन फोकस 12th पर है, कि वो बहुत जरूरी है, ठीक है। 11th 12th पर ही है, अभी तो हम 12th ही देख रहे हैं, फिर 11th भी स्टार्ट करेंगे, और जैसे जैसे आगे जाएंगे तो फिर BSc में भी हम इसको करेंगे, BSc भी पढ़ाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को वॉच करने के लिए। आप देखते रहिए और लाइक और शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। इससे आगे का हम अगली क्लास में आपको बताएंगे।